आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सनम एजाज को गुलिस्तान टेलीविज़न पर प्रोग्राम एजेंडा। और एजेंडा में कश्मीर के हालात वाक़ात के साथ साथ जीएसटी पर हमारा आज का ख़ास प्रोग्राम। और उस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हसीब द्राबू का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पीडीपी सरकार में बड़ा नाम, रियासत के बड़े वज़रा में शामिल और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि रियासत के ख़जाने के वज़ीर और एजेंडा ऑफ अलायंस के आर्किटेक्ट मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के काफ़ी क्लोज एडीज़ में माने जाते थे। और अब एजेंडा ऑफ अलायंस पर जहां जीएसटी की बात हो रही है, कश्मीर में हम हालात वाक़ात की बात हो रही है, वहीं जीएसटी की बात भी हो रही है। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे जीएसटी पे ही बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी रियासत जम्मू कश्मीर में भी अब आज रात से लागू हो चुका है। डॉक्टर हसीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कल रियासती असम्बली में जीएसटी को बाज़ाब्ता तौर पर पास भी हुआ, आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टेबल भी किया, अब तक ये रिवायत नहीं था, क्या मजबूरी थी आपको कल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, सबसे पहले जानेंगे कि वो टेबल करने की? देखिए, मजबूरी की कोई बात नहीं है, एक नई रिवायत कायम कर रहे हैं हम। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टेबल करना तो अलग दूर रहा, ये अमेंडमेंट जो है ये कैबिनेट के ऑर्डर से हो सकता था, लेकिन हमने इसको पहले असेंबली में लाया कि कम से कम अगर हमारे यहाँ लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, हमारी असेंबली है, वो इस पे बात तो करे कि अगर आईन हिंद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 का जो तरमीम हुआ उसको अगर यहाँ लागू करना है, हमें लगा, ये हमारी सरकार को लगा कि ये ज़रूरी है, इस पे जो है लॉ मेकर्स बात करें, लेजिस्लेटर्स बात करें, तो हमने असेंबली में इसको लाया। मजबूरी कोई नहीं थी, एक रिवायत थी, क्योंकि जो आज तक पिछले 60 साल में जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, 46 अमेंडमेंट्स आए, किसी को पता भी नहीं चला। कैबिनेट ने अप्रूव किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू कर दिए। तो हमारी सरकार का ये मानना था कि इस पे बातचीत हो असेंबली के अंदर, तो हमने असेंबली सेशन बुलाया था। लेकिन फिर कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि आप आउटसाइड असेंबली इस पे बात करिए, पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑल पार्टी मीट बुलाइए। तो हमने वो सेशन पोस्टपोन करके ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उसमें सीएम साहिबा खुद चेयर कर रही थी और सब पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया, उस पर बात की। उसके बाद एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया हमने सब पार्टीज़ का, उसकी 3 मीटिंग्स हुई। अनफॉर्चुनेटली कोई उसमें कंसेंसस इमर्ज नहीं हुआ, लेकिन एक ब्रॉड सेंस मिला हमको उससे कि जीएसटी लगाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन जो अमेंडमेंट 101 है जिसके अंदर जीएसटी लागू हुआ था पूरे देश में, उसकी मॉडलिटी क्या है, निज़ाम क्या है, तरीके क्या हैं, किस तरह लगाया जाए, उस पर इख्तिलाफ था। तो खैर हम फिर असेंबली में गए और 2 दिन बहस हुई इस पर। उसके बाद असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। ये भी पहली बार हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, स्टेट गवर्नमेंट को बताया कि साहब इस दायरे में आप इस अमेंडमेंट को ला सकते हैं या लाने की कोशिश कीजिए। जो रेजोल्यूशन था वो यही कह रहा था कि आप जीएसटी को लगाइए, लेकिन आपके खसूसी हकूक़ जो हैं, स्पेशल स्टेटस जो आपका है दफ़ा 370 के तहत, या हमारे अपने टैक्सेशन पावर्स है, सेक्शन 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर, जिसकी बुनियाद से हम टैक्स लगाते हैं, उसको सेफगार्ड करके आप लगाइए। फिर कैबिनेट ने वो आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत, इस पर बातचीत 7-8 महीने से हो रही थी, ऐसा नहीं है। तो फिर उस रात को करीबन 1:30 बजे रात को ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया, हमें मिला। तो हमने उसको, जैसा आपने कहा, रिवायत से हट के एक नई रिवायत कायम की कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो लेजिस्लेटर्स वहाँ देने में क्या हर्ज है। अच्छी बहस हुई उस पर। पहले ये हुआ करता था, अमेंडमेंट होती थी तो शायद 6 महीने बाद अखबारों में पढ़ते थे लेजिस्लेटर की अमेंडमेंट हुई है या ऑर्डर आया है। तो हमने इसको बड़ा ट्रांसपेरेंट चीज़ से किया कि इससे जो है डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी आपका तो एक ही है, लेजिस्लेचर। और अगर देखा जाए तो इस लेजिस्लेचर को कमज़ोर भारत सरकार ने नहीं किया है, अपनी सरकार ने किया है। कि आप स्टेट गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, एक लेजिस्लेचर है। अगर लेजिस्लेचर वहाँ पे बैठा हुआ है और सरकार ये फैसले ले जो कॉन्स्टिट्यूशनल हों, लेजिस्लेटिव हों, तो उससे लेजिस्लेचर कमज़ोर हो जाता है, हमारा लेजिस्लेचर। तो उसके बाद जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया, उसके बाद हमने
अपना SGST स्टेट का GST जो है वो बिल भी पास कर दी और फिर 12 बजे रात से GST का यहाँ पर सब स्टार्ट से अगर शुरू करें, क्या GST स्टेट के लिए मजबूरी थी या कोई फोर्स था लागू करना? ना कोई मजबूरी थी ना कोई फोर्स था। आप इससे अलग रह नहीं सकते, ये मार्केट के फोर्सेस हैं, कोई सियासी दबाव नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। पूरे मुल्क में एक नया सिस्टम आया, यही नहीं है कि इसमें 12-15 साल से बातचीत हो रही थी पूरे हिंदुस्तान में और 194 मुल्कों में ये लागू है। जिस वक्त पूरे देश में लग जाए तो एक आइसोलेटेड इकॉनमी आप रखें वो मुमकिन नहीं है। उसमें सरकार का तो है ही है नुकसान, लेकिन बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री का ज़बरदस्त नुकसान है, क्योंकि अगर आप GST नहीं लगाते तो यहाँ कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता। मैं द्राबू साहब एक पास के एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब कांग्रेस GST ला रही थी। प्रधानमंत्री आज के जो हैं नरेंद्र मोदी, इसकी खुलकर तब मुखालफत उन्होंने की थी। आज तब मुखालफत की, आज सपोर्ट किया, और पर्टिकुलरली कश्मीर रिलेटेड जो सारी सिचुएशन। नहीं, कश्मीर को छोड़िए आप, GST कश्मीर के लिए नहीं बना, पूरे देश के लिए बना। जिस वक्त नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुजरात को देखना था। GST गुजरात के लिए फ़ायदेमंद नहीं है लॉन्ग शॉर्ट टर्म में। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उनके लिए ये नुकसानदेह है, एटलीस्ट 5-6 साल के लिए। जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, इसलिए फ़ायदेमंद है। तो जब वो वहाँ थे उनको गुजरात का सोचना था, अब जब यहाँ हैं तो पूरी देश का सोचते हैं, गुजरात का नहीं सोचते हैं। तब की ऑपोजिशन उनकी इसलिए थी कि गुजरात इज़ अ लूजर स्टेट इन दिस, उनको नुकसान होगा। लेकिन जब अब एज प्राइम मिनिस्टर ने इसको पुश किया, देश का फ़ायदा इसमें है। और अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, जो छोटी छोटी रियासतें हैं जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, जो प्रोड्यूस कम करती हैं और कंज्यूम ज़्यादा करती हैं, उनका काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इनका लॉस होगा। हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन है नहीं तो हमारा फ़ायदा कहाँ से होगा? कंज्यूमर, देखिए GST, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, हम तो कंज्यूमर हैं। तो जब आप वहाँ से, ये कंज्यूमर टैक्स है। अभी तक आपके प्रोडक्शन टैक्सेस थे, तो आप प्रोड्यूस करते ही नहीं, टैक्स बनता ही नहीं आपका। लेकिन GST जो है ये कंजम्पशन टैक्स है, तो जब आप कंज्यूम करेंगे उस पर टैक्स लगेगा, उससे फ़ायदा होगा। जब आप बाहर से माल लाएंगे तब फ़ायदा आपका होगा, क्योंकि कंज्यूमर स्टेट है आप। इसमें नुकसान प्रोड्यूसर स्टेट्स का है। अगर देखा जाए, हमारा एस्टिमेट है कि तकरीबन 1,40,000 करोड़ का नुकसान होगा उन रियासतों को। हमको, जो हमारी JNK स्टेट है, इसमें हमारा एस्टिमेट 2-2,500 करोड़ का है कि फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार का नहीं है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें एक आम कंज्यूमर का है, खरीदार का है। यूनिफॉर्म टैक्स स्टेट में एक ही टैक्स लगेगा। ये टैक्स आप कहते हैं प्रोड्यूसर्स को नुकसान है, कंज्यूमर्स को फ़ायदा है। टैक्स जब आपका जो ये टैक्स लगेगा, ये बॉम्बे में लगेगा, महाराष्ट्र में लगेगा, दूसरी स्टेट्स में लगेगा, वहाँ पे जहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, फ़ायदा उधर होगा, यहाँ कहाँ से? ये डेस्टिनेशन टैक्स है। इसका फाइनल पॉइंट जो है वो जहाँ कंज्यूम होगी चीज़, वहीं टैक्स लगेगा। इनपुट पे तो लगता रहेगा उनका, लेकिन जिस वक्त मैं फाइनल चीज़ कंज्यूम करता हूँ, सारा टैक्स उस लेवल पे आ जाता है और बाकियों को रिबेट मिलता है। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो उस रियासत को फ़ायदा होगा, दूसरा कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। अब आप देखिए कि अभी 7 दिन भी नहीं हुए तो काफ़ी रेट्स कटी है। आज हमने अखबार में भी निकाला है किस किस कमोडिटी का क्या क्या रेट होगा। पानी, वाटर बॉटल आपकी 18% टैक्स था, आज 0 है। ऑयल का 12.5 था, अब 5 हो गया है। तो इससे जो है कंज्यूमर का फ़ायदा दो चीज़ों से, एक तो रेट कम हो जाएगी, दूसरा आप मुझे बताएं, आप रोज़ कुछ कोई चीज़ खरीदते हैं, ये पेन आपके हाथ में है, क्या आपको मालूम है आपने कितना टैक्स दिया है? क्या कभी आपने किसी चीज़ का देखा है कि टैक्स? जब GST नाफिज होगा, इसमें 6-8 महीने लगेंगे स्टेबलाइज होने में। जो भी चीज़ आप खरीदेंगे आपको ये पता लगेगा कि इसमें सेंटर का टैक्स कितना है, स्टेट का कितना है, इंटरस्टेट कितना है, तो पूरा आपको अंदाज़ा होगा। और अगर इसमें रेट्स घटे हैं और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है,
तो एक एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ भी साथ में है कि आप वहाँ से उसकी शिकायत कर सकते हैं और कंज्यूमर जो है एम्पावर्ड हो जाता है, ताकतवर बन जाता है। तो एक तो वो है। दूसरा जो ट्रेडर है या इंडस्ट्री वाला है, वो आज कोई चीज़ ख़रीदता है, मान के चलिए सीमेंट बना रहे हैं हम, उसके लिए लाइम चाहिए, उसके लिए कोल चाहिए। तो जो कोल पे टैक्स लगता है, लाइम पे लगता है, वो जाता है सीमेंट टैक्स में, फिर सीमेंट पे और टैक्स लगता है, यानी टैक्स पे टैक्स लगता था। अब लाइम और कोल का जो टैक्स है वो आपको वापस मिलेगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो गरज जिस पार्ट को आपने बनाया है, लाइम और कोल को मिला के आपने सीमेंट बनाया है, जितना उसमें वैल्यू है उसी पे टैक्स लगेगा। रघु साहब, यहाँ के ट्रेडर्स ने हड़ताल की, झंडे लहराए, यहाँ का ट्रेडर क्या जीएसटी से वाकिफ़ नहीं है? यहाँ का ट्रेडर जो है वो ट्रेडर कम और सियासतदान ज़्यादा है। तकलीफ़ यही है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं दिसंबर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके फ़ायदे की बात है। उन्होंने इस बात पे नहीं एहतजाज किया कि जीएसटी गलत है या सही है, रेट कम है या ज़्यादा है, काश किया होता। उन्होंने इस बात पे एहतजाज किया कि 370 ख़तरे में है, सेक्शन 5 ख़तरे में है। और आज हमने हर अखबार में निकाला है कि ऑर्डर क्या है, और उस ऑर्डर में वाज़ेह तौर लिखा गया, उसी ऑर्डर में, एंड ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन हिंद है जो अप्लाई करता है हमको, उसमें वाज़ेह तौर लिखा है सेक्शन 5 कहीं नहीं आपको टच होगा, 370 को हम टच नहीं कर रहे हैं। और ये कौन लिख रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख रहा है। तो एक बेबुनियाद चीज़ सियासी हलकों में चली गई और ट्रेडर्स ने उसको अपना मुद्दा बना लिया। राहुल साहब, मैं इन्हीं ट्रेडर्स की, यहाँ के लोगों की एक बात आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा। उनका यही कहना है कि इस वक्त नेशनल लेवल पे जो सरकार है, उनका एक एजेंडा है, एक प्रधान, एक संविधान, एक सब कुछ, एक टैक्स वगैरह, वो यूनिफिकेशन जो है, आज शुरुआत टैक्स से की, कल हमारे दूसरे मामलात पे वो सरकार एक करेगी। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? 1954 में एक्साइज लगा, आज CGST हो गया। 1958 में CST लगा, आज IGST हो गया। 1956 में इनकम टैक्स लगा। कहाँ हैं आप? इंटीग्रेशन की क्या बात कर रहे हैं आप? फाइनेंशियल इंटीग्रेशन नवंबर 26, 1956 में हुई। तब से जितना पैसा आया भारत सरकार किस रूट से आया? इंटीग्रेशन के बाद ही आया। तो ये क्या नया खड़ा कर रहे हैं? कहाँ पे? 370 1975 में क्या किया गया? शेख अब्दुल्ला की हुकूमत थी, चीफ मिनिस्टर थे, पूरा ख़त्म ही कर दिया मामला। 1986 में राजीव गांधी की हुकूमत थी, यूनियन लिस्ट, यूनियन को एम्पावर किया गया कि स्टेट में जो लिस्ट है उस पर आप कानून बनाइए। रेजिडरी पास ख़त्म हुए, तो कहाँ हैं? इसमें तो वाज़ेह इतना ऑर्डर तो आज तक कभी नहीं आया, मुझे कोई भी दिखा दे। दूसरी बात मुझे ये बताएं, आप ख़ुद तो आप GST में शामिल हो गए, चाहे देवेंद्र सिंह राणा हैं जो हमारे सियासतदान बहुत बड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, या यासीन खान साहब यहाँ ट्रेडरों के लीडर हैं, ख़ुद तो GST नंबर ले लिया। दो तरह की चीज़ें होती हैं। शकील कलंदर साहब बहुत बड़ा ने एहतजाज किया यहाँ पे, वो क्या सिविल सोसाइटी और वो कंसर्न सिटीजन्स का, ख़ुद तो GST नंबर लिया हुआ है सबसे पहले। नज़ीर लालमी साहब MLA हैं, अपने लिए बड़ा अच्छा है आपके कारोबार के लिए, दुनिया को कहते मत लीजिए। ये मुझे समझ नहीं आता है इसमें क्या ऐसी बात है कि अगर आप यहाँ पे कंसर्न सिटीजन्स का फोरम बनाते हैं, वहाँ 15-20 लोग आप जमा करते हो, तकरीर करते हैं इस बात पे, साहब GST गलत है, आपने अपने कारोबार के लिए क्यों लिया? और उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसके पास वैट था उसको ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट हो गया। उसके बाद GSTN पोर्टल में रजिस्ट्री करना होता है, यार वॉलंटरी मैं करूँगा, वो किया हुआ है। तो ये तो गलत है। कहीं ना कहीं आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये आप व्हाट काइंड ऑफ मॉरल इंटेग्रिटी इज दिस, एथिकल वैल्यू सिस्टम क्या है? खुद का बिजनेस, व्हाट इज़ गुड फॉर मी इज़ गुड फॉर मी, बट व्हाट इज़ गुड फॉर द गूस इज़ गुड फॉर द गैंडर। साहब जो आप लगाएं खुद के लिए करें, वो लोगों को बोलें, फिर ना लीजिए GST। और इंटीग्रेशन की बात किस बात से कर रहे हैं आप? वो तो 1956 की बात है, आज कहाँ से खड़ी हो गई? और आज तक जो भी इरोजन हुआ है 370 का, मैंने 2011 में लिखा था, इसमें रहा क्या है? वो तो कांग्रेस ने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज पहला मौका मिला है बीजेपी को ये दिखाने के लिए कि एजेंडा ऑफ अलायंस में हमने ये तय किया था उनके साथ 370 को टच नहीं किया जाएगा। इम्तिहान की घड़ी आज आई। इससे अच्छा और एक्सप्लिसिट ऑर्डर अगर आप मुझे दिखाएंगे, मैं कल रिज़ाइन करूँगा।
इतना क्लियर कट उसमें है, और ये एजेंडा अलायंस के तहत किया गया है। तो उनका एजेंडा क्या है? एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। उन्हें ऑपरेशनली कोई चीज़ तो की नहीं है। जितना भी किया है या तो एनसी ने किया है या कांग्रेस ने किया हुआ है, बाकी तो किसी ने नहीं किया हुआ है। बाबू साहब, मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, टैक्स आप कहते हैं स्टेट में लगेंगे, क्या ये स्टेट के पास ही टैक्स रहेंगे? ये पैसा जो है, कुछ जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि अब तक हमारी टैक्स होता था, वो हमारे पास एक पैसा होता था, रकम होती थी चीफ मिनिस्टर के पास, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसको जब चीफ मिनिस्टर जहाँ पे या स्टेट गवर्नमेंट चाहे खर्च करना चाहती, अब ये सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा जीएसटी में। बेबुनियाद बातें हैं। आई मीन, ये तो अब मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा बेबुनियाद है, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। स्टेट का अपना पैसा है, अपने पास रहेगा, भारत सरकार के पास क्यों जाएगा? एक्साइज वो जमा करते थे, ले जाते थे, आज सीजीएसटी जमा करेंगे, ले जाएंगे, एसजीएसटी हमारा है, हम रखेंगे। और जो यहाँ से पैसा लेते भी हैं एक्साइज में, अगर 100 रुपया लेते हैं तो 42 रुपये वापस करते हैं। ऐसा भी वो सिस्टम बना हुआ है आईन हिंद में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बना पड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो ये कहाँ से बात आई कि पैसा ले जाएंगे? और चीफ मिनिस्टर की बात कहाँ से आई? रेवेन्यू स्टेट के पास ही रहेगा, और कहाँ जाएगा? ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं कहीं। ये तो बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी की बात है कि स्टेट का पैसा है, मैं एसजीएसटी लगाऊंगा, मेरी ट्रेजरी में जाएगा। अब मैंने ट्रेजरी अबॉलिश की हुई है, बजट में अनाउंस किया था, तो आप कहेंगे आपका पैसा कहीं और जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई बोरिया थोड़ी है पैसे की जो उठ के कोई ले जाएगा यहाँ से। ये सारा पैसा जो हम जमा करते हैं टैक्स में, नॉन टैक्स में, पावर में, बाकी चीज़ में, एक फ़ंड में जाता है जिसको कंसोलिडेटेड फंड जम्मू कश्मीर कहते हैं। वहाँ से फिर वज़ीर ख़जाना पैसे निकालता है लेजिस्लेचर को पूछ के कि साहब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे 40,000 करोड़ खर्च करना है। वो बजट में देते हैं आप इजाज़त, उसके बाद खर्चा होता है, बराबर वही चलेगा। तो हमें ऐसी बात तो कोई है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर जो है उसको तो किसी ने टच नहीं किया, 370 को उसे टच नहीं किया। सेक्शन 5 जिसकी बात होती थी, तो आज वो आप बिल्कुल वाज़ेह। मुझे ये बताइए कि आप पहली बार अखबार में स्टेट गवर्नमेंट ऐड दे रही है, साहब ये प्रोविजनल ऑर्डर आया, ये तो आरटीआई करके भी नहीं आपको मिलता, इतनी सीक्रेसी होती थी इसमें। हमने तो बिल्कुल ओपन कर दिया। आप देख लीजिए खुद, जो भी कुछ उर्दू में भी आया है, अंग्रेजी में भी आया है, देख लीजिए। जो गवर्निंग बॉडी है इसकी जीएसटी की, स्टेट की, उसमें क्या पोजीशन है? देखिए, गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल में 30 रियासतों के 30 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। उसमें 1/3 पावर सेंटर के पास है, 2/3 स्टेट्स के पास है, यानी स्टेट्स का पलड़ा भारी है। लेकिन चूंकि हमारी ख़ास पोजीशन है, हो सकता है कहीं मुमकिन हो कि जीएसटी काउंसिल ऐसा फैसला करे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो। हालांकि जीएसटीएन बनाया गया कश्मीर को ख़राब करने के लिए नहीं, अपने टैक्स के लिए बनाया। हो सकता है आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कोई ऐसा फैसला हो जाए, तो उस पर 2 सेफगार्ड रखे हैं हमने। एक कि जब जम्मू कश्मीर की बात आएगी, कोई भी अगर चीज़ जम्मू कश्मीर को इफ़ेक्ट करेगी, जो हमारा मेंबर होगा, अमूमन वज़ीर ख़जाना रहता है मेंबर, जब तक वो वोट ना दे तब तक लग नहीं पाएगा। तो एक माने से वर्चुअल वीटो है। कोई बात चली, आज मैं हूँ जीएसटी काउंसिल में, वहाँ मुझे मैंने कहा साहब नहीं, मैं अपने रियासत के लिए वीटो करता हूँ, और किसी रियासत के पास ये ताकत नहीं है। दूसरा ये कि अगर चेंज करना पड़ा तो जीएसटी काउंसिल नहीं कर पाएगी, ये दफ़ा 370 के तहत करेगा। उसमें मतलब लेजिस्लेचर हमारा अब आ ही गया, कैबिनेट का सरकार हमारी आ जाएगी, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी चीज़ जीएसटीएन काउंसिल कश्मीर पे करे विदाउट कंसल्टिंग जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू कश्मीर। अपोजिशन जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आपने कहा कि 370 को इरोड किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, शेख अब्दुल्ला मरहूम का आपने नाम दिया। ये जो जीएसटी का मुद्दा फ्रॉम द डे फर्स्ट जब कश्मीर में स्टार्ट हुआ, फाइनेंस जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, फ्रॉम दैट डे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इसकी मुखालफत करती रही। क्या आपने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया? देखिए, ऑन बोर्ड क्या बताया, अब मीटिंग हमसे की, शायद आपको मालूम नहीं है, जीएसटीएन काउंसिल से पहले एक एम्पावर्ड कमेटी थी फाइनेंस मिनिस्टर्स की, उनका चेयरमैन राथर साहब।
तो राठौर साहब जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, जो तरमीम आई थी, पहले कोशिश की थी कांग्रेस सरकार में, उसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 115। वो राठौर साहब की साइन की गई है। उस वक्त क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शन किया? उनने काउंसिल में कहा कि साहब हमारा स्पेशल स्टेटस है, उसको बचाइए। ठीक है, हो सकता है चिट्ठी भी लिखी हो, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई प्लान बना नहीं जिस तरह हमने बनाया ये। वो आज बात करें सेपरेट जीएसटी की, उस वक्त तो कोई बात नहीं की भी हो, उस पर असर तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 16 महीने वो काउंसिल के चेयरमैन रहे। जब अमेंडमेंट भी आया, वो काउंसिल में क्या कर रहे थे? या तो छोड़ के चले आते, कैसा आपने हमारी बात सुनी नहीं, वो तो किया नहीं कुछ। फिर काउंसिल से रिटायर हो गए, वहाँ से, यहाँ से सरकार बदल गई तो वो हट गए, और जब हम आए तब तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था। तो जवाब तो वो दे, किया क्या उन्होंने वहाँ पे? और जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी की बात आज वो कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं की? चलिए मान भी लिया, मैंने उनसे बात की ऑल पार्टी में, मैंने कहा साहब मान भी लिया सेपरेट जीएसटी करेंगे, उसमें आईन हिंद को तरमीम करना है, वो क्यों करेंगे? वो ये चाहते थे कि भारत सरकार हमको पावर्स दे कि हम उनके टैक्स कलेक्ट करें, जो आज भी नहीं हम कर रहे हैं। वो क्यों करें? चले मान लिया वो कर भी दे, ठीक है साहब, इस वक्त हम मोदी जी हैं, चाहते हैं कश्मीर का भला हो, कर भी दे। फिर पावर्स मेरे पास आएंगे, मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। और जब सबसे अहम कानून हमारा सेक्शन है जिसमें हमने प्रोटेक्शन आज किया है, सेक्शन 5, जिसके तहत हम सारा काम करते हैं, टैक्सेस भी लेते हैं, उसमें तरमीम लानी पड़ेगी। अब दो चीज़ें हैं, ये आर्टिकल जो है सेक्शन 5, इसमें तरमीम हो नहीं सकती। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इटसेल्फ ये तरमीम हो नहीं सकती। चलिए मान लिया ये भी कर दिया हमने, इसकी क्या गारंटी है आज आप अच्छे के लिए करें, कल को बुरे के लिए कर सकते हैं? उसके बाद ये तरमीम करने के बाद ये सारा पैसा आएगा कंसल्टेंट फंड ऑफ जम्मू कश्मीर में, जो मेरा ख़जाना है। और हर महीने मुझे भारत सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, जो मैंने उनके लिए लिया हुआ है, उनके बिहाफ पे मैंने पैसा जमा किया है। तो हर महीने मुझे असेंबली बनानी पड़ेगी। अब ये तो बचपना हुआ, तो गरज ऑल्टरनेटिव का नहीं था, गरज ऑब्स्ट्रक्शन का था कि डिरेल करो, इसको मत करने दो, यहाँ पे कैओस हो जाएगा। टोटल 4 दिन हमने जीएसटी नहीं लगाया, हमने 7 की रात से लगाया, यानी 7 दिन। लेकिन 4 की मेरे पास इंफॉर्मेशन थी परसों, 2016 में 4 जुलाई को 3000 गाड़ियाँ क्रॉस की थी लखनपुर में, 4 जुलाई को 2017 को 1500 गाड़ियाँ क्रॉस की थी। ये 50% रेट कम हो गया था। 4 जुलाई 2016 को 440 गाड़ियों ने यहाँ से माल ले गए थे, अब 220 गाड़ियाँ रह गई थी इस साल। पिछले साल 4 जुलाई को लखनपुर में इंपोर्ट रेवेन्यू जो था 84 करोड़ का था, इस जुलाई को 40 करोड़ था। यानी 4 दिन में जो ट्रेड था आधा हो गया। 10 दिन और हो जाता ये 5% रह जाता। यहाँ पे तेल, नमक, चावल, आटा कुछ नहीं मिलता। तो इनका जो मुद्दा था वो बड़ा सिनिस्टर था कि ऐसा करवाइए, ऑब्सेशन क्या मांग रहे थे वो, टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। 1 आध महीना हो जाता यहाँ क्राइसिस होता, और यही लोग फिर आते कि साहब हमने कुछ नहीं किया, देखिए कितना क्राइसिस हुआ। तो ये बिल्कुल एक वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वाज प्लेड। जानना चाहूँगा द्राबुश साहब, आपने लखनपुर की बात की, क्या अब लखनपुर की ज़रूरत रहेगी, टोल प्लाजा वगैरह की अब ज़रूरत रहेगी? देखिए वो हमारे हर इख्तियार में है कि हम रखें नहीं रखें, इसमें हम मुदाखलत नहीं होगी। लखनपुर में हम एंट्री टैक्स लेते थे, टोल लेते थे और बेसिक टोल लेते थे। एंट्री टैक्स अब नहीं रहेगा। टोल जो बेसिक टोल है और एडिशनल टोल ऑन गुड्स जो है, उस पे हम सोच रहे हैं, वो कैबिनेट का फैसला होगा। वो हम बजट में भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। कुछ जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, वो चाहते हैं टोल रहे, क्योंकि इससे थोड़ा हमको प्रोटेक्शन मिलता है हमारी इंडस्ट्री को। पोल्ट्री मान लीजिए, अब वहाँ से चूज़े आएंगे तो यहाँ का कारोबार बढ़ जाएगा, सस्ते भी हैं, ज़्यादा भी हैं।
लेकिन कंज्यूमर के हक में ये है कि टोल ना रखा जाए। तो एक बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा हमको कि अगर इंडस्ट्री को ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो टोल रखें, नहीं होती है तो हटा देंगे, लेकिन इख्तियार जो है वो हमारे पास है। हम इस पे अगले 10-15 दिन में सोच के पूरा देखेंगे, इसका एक एनालिसिस करके मेरा पर्सनल व्यू जो है कि हम टोल रखेंगे। ये मेरा मेरी ज़ाती सोच है कि हम रखें, लेकिन टोटल व्यू कैबिनेट लेगी और उस पर हम फैसला कर लेंगे। मैं एक और चलते चलते आपसे सवाल ये ज़रूर जानना चाहूँगा, एक इकोनॉमिस्ट हैं आप, बैंकर हैं आप, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं आप, जीएसटी से जो खदशात है सबसे पहले दफ़ा 370 को सेफगार्ड करने का जो है एक क्रेडिट आपकी सरकार को लोग दे रहे हैं कि जो खदशात थे वो नहीं हुए, लेकिन आप ये सारा क्रेडिट किसको देंगे? मैं ये क्रेडिट दूंगा सीएम साहबा को, क्योंकि जो असेंबली में जाने का था पहला बहुत ही बड़ा कदम था, बहुत ही बड़ा कदम था। और उसके बाद मैं क्रेडिट दूंगा भारत सरकार को। जिस सेंसिटिविटी से प्रधानमंत्री ने उसको, फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब ने यहाँ आके भी कहा, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जिस तरह से सपोर्ट किया, ऐसा सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि जो पहली सरकारें थी, बिलखसूस कांग्रेस सरकार, कतई इतना सपोर्ट नहीं होता था। और इतना बड़ा डिसीजन, बोल्ड डिसीजन इसको कहते हैं, मुझे नहीं लगता और कोई सरकार ले पाएगी। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट गोज देयर। एक और सवाल खड़ा होता है आपके इस पॉइंट के, फाइनेंशियली तो बोल्ड डिसीजन है, लेकिन यहाँ के और जो मामला आते हैं उन पे बोल्ड डिसीजन नहीं आ रहे हैं दिल्ली। आएंगे इंशाल्लाह, यहाँ हालात थोड़े से बेहतर हो जाए। हर कोई चीज़ डिसीजन जो है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आना चाहिए, एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं आना चाहिए। तो स्ट्रेंथ जब होगी तभी बोल्ड डिसीजन लिए जाते हैं, कमज़ोरी में बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। हालात थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाए, एक सिस्टम फिर वापस रिस्टोर हो जाए। अभी हम वहाँ पे देखिए साउथ की बात करें, संगत की बात रही, इस जीएसटी के आते आते बहुत से खदशाते, कुछ लोग, मुझे बहुत से लोग खदशा था कि सरकार गिर भी सकती है। क्या आपको लगता था ऐसा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं बोल भी नहीं, देखिए मुझ पर बड़े पर्सनल अटैक्स हुए इसमें। आपने 2011 में ऐसा लिखा, वैसा लिखा, सब कुछ चीज़ें हुई। लेकिन जब आदमी काम करता है एक ये सोच के कि मैंने इस कौम को, इनके लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, फिर ये चीज़ें तो उसमें मैटर नहीं करती हैं। और हमने बड़ा सिस्टमैटिकली से काम किया। रिवील नहीं कर सकते थे क्योंकि ये तो लेजिस्लेटिव मैटर है, इसका जो अप्रोप्रिएट फोरम जो उसकी है वो तो लेजिस्लेचर ही है। तो ऐसी तो नौबत कहीं नहीं थी कि सरकार गिरने की बात हो या ना हो, लेकिन इस पर कंसिस्टेंटली काम हुआ। और मेरा ये मानना है कि इससे काफ़ी मराहिल हमारे हल हो सकते हैं आगे चल के, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो, जो आर्मी के पास कुछ ज़मीनें हैं उस पर बात हो रही थी। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि एजेंडा ऑफ अलायंस में काफ़ी चीज़ें तो हुई, अभी 3 ही साल हुए हैं। तो आपने डेवलपमेंटल पैकेज प्रधानमंत्री का 80,000 करोड़ का तो आ गया, स्मार्ट सिटीज़ तो आ गई, इसी तरह 370 का प्रोटेक्शन जो सबसे कंटेंशियस था वो आज साबित हो गया। तो ये तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं। तो इसमें आप देखिए कि इंडिविजुअल पार्टी व्यू क्या भी रहे, लेकिन जब उन्होंने अलायंस, एजेंडा ऑफ अलायंस लिखा, उसमें कमिटमेंट है कि हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे, और वही स्टेटस को हमने मेंटेन किया है इसमें, तो एक इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी चीज़ें भी जो हैं, जिसमें प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो पावर प्रोजेक्ट्स की एक चीज़ रहती है जो बड़ी है, बाकी पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं हो रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स में मेरी बात भी हुई है काफ़ी लेवल्स पे, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने ये कामयाबी आज हासिल की, उस ये जो अचीवमेंट आपके फ़ैदर में आयका और मिली है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है एजेंडा ऑफ अलायंस हो रहा है, एजेंडा ऑफ अलायंस में डॉक्टर द्राबू आर्किटेक्ट एजेंडा ऑफ अलायंस भी रहे हैं, और कहीं न कहीं कश्मीर की जो एस्पिरेशन है आज उन पे भी कहीं चोट लगने से बची है, और जिस तरह बातें की जा रही थी वो नहीं हुआ है। तो आज का एजेंडा में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।